हेलो बच्चों, कैसे हैं। परम पिता परमात्मा से यही दुआ है कि जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, खुशहाल होगा, घर परिवार भी सब अच्छे से होंगे और सब मन लगाकर बहुत अच्छी सी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों लगातार पढ़ते रहें। हम यहाँ से आप लोगों को केवल यही बता सकते हैं कि आप लोग पढ़ते रहें, लगातार आप लोग पढ़ते रहें। निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला है। जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी बच्चे ने समय का सदुपयोग किया है, विपरीत परिस्थितियों में जिसने समय का प्रयोग किया है, वो बहुत आगे गया है। हम पढ़ रहे थे एक अभियान के तहत कि शिक्षा सबके लिए हो और उसी कड़ी में आज मैं मोर कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 10 लेके आ रहा हूँ। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके पूरे मोर कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बहुत बेसिक लेक्चर है, जरूर पढ़े। हम पढ़ रहे हैं आज नॉर्मलिटी। हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे। और मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे थे तो उसके अंदर हमने कुछ मेथड पढ़ लिए। कौन कौन से मेथड हमने पढ़ लिए? हमने पढ़ लिया परसेंटेज, हमने पढ़ लिया बच्चों मोलैरिटी, हमने पढ़ लिया मोलैलिटी। आज हम अगला मेथड पढ़ना चाह रहे हैं, दैट इज नॉर्मलिटी। बहुत मजबूत है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा जनरली कहा जाता है, थोड़ा सा हार्ड भी है, थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो टफ नहीं है। इस बात की मेरी गारंटी है, समझाने की मेरी गारंटी है, पढ़ना आपकी। बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं नॉर्मलिटी को शुरू कर रहा हूं मैं। नॉर्मलिटी कैपिटल एन से लिखते हैं। जब हम नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मलिटी इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute. It is defined as normality. It is defined as number of gram equivalent of solute present per liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किए गए, दैट इज नोन एज नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन। यदि मैं बात करूं नॉर्मलिटी की, तो नॉर्मलिटी एन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर। यदि यूनिट्स निकालूं मैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसकी यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट की होती है। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मलिटी की जो यूनिट्स है दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हम बच्चों नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। इससे पैरेलल यदि हम बात करें तो मोलैरिटी आती थी हमारे पास। यदि आपको याद हो तो मैंने मोलैरिटी पढ़ाई थी, मोलैरिटी की बात की थी। मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर था। मोल्स, यहां पर मोल्स थे और यहां पर क्या थे, नंबर ऑफ ग्राम यूनिट्स। अब एक बच्चा कहता है सर क्या डिफरेंस है नंबर ऑफ मोल्स के अंदर और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के अंदर। नंबर ऑफ मोल्स की जब हमने बात की थी तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बच्चों थे, जब आप किसी के मोल बनाते थे, मोल ऑफ सोल्यूट बनाते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जब हम बनाते थे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हम कहा करते भाई गिवन मास WB अपॉन मोलर मास MB। गिवन मास WB अपॉन मोलर मास MB, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आता है। यदि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बनाए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट
number of gram equivalents of solute, that is equal to given mass upon equivalent mass. वो होता है given mass upon equivalent mass. given mass WB, equivalent mass EB. अब मोलर मास तो बड़े आराम से निकल जाया करता है हमारे पास कि मास ऑफ 1 मोल को मोलर मास कहा करते। H+4 यदि था तो H+4 का मास हम मोलर मास कहा करते। हाइड्रोजन 1 into 2 plus सल्फर 32 plus ऑक्सीजन 16 into 4 that is equal to 98 ग्राम। H2O था हम कहते 1 into 2 plus 16 that is equal to 18। मोलर मास निकालना तो बड़ा आसान सा काम था। अब बच्चा कहते हैं सर ये इक्विवेलेंट मास है। आज का हमारा टॉपिक इक्विवेलेंट मास पे ही जाएगा। ध्यान से देखिए सारे। नॉर्मेलिटी को डिफाइन किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यदि मैं इक्विवेलेंट मास के ऊपर लेके चल रहा हूं अब आपको इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। इक्विवेलेंट मास क्या है? तो इक्विवेलेंट मास की यदि बात की जाए, इक्विवेलेंट मास क्या है? तो इक्विवेलेंट मास को डिफाइन करते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ ए substance is defined as mass of the substance which combine or displace किसी सब्सटेंस का वो मास ऑफ द सब्सटेंस which combine or displace, किसके साथ कंबाइन हो? मास ऑफ द सब्सटेंस which combine or displace, क्या डिस्प्लेस करे, क्या कंबाइन करे? इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस which combine or displace क्या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। Equivalent mass of a substance is defined as the mass of the substance which combine with or displace 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine or 35.5 or 80 gram of bromine or 127 gram of iodine or 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। ये आपके पास इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन दी गई। इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंबाइन और डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन, 127 ग्राम ऑफ आयोडीन और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। अब बच्चे का क्वेश्चन आता है सर आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिखा, सही बात है, 35.5 ग्राम क्लोरीन लिखा, सही बात है, 80 ग्राम ब्रोमीन लिखा, सही बात है, 127 ग्राम आयोडीन लिखा, सही बात है, 108 ग्राम सिल्वर लिखा, सही बात है, क्योंकि ये एटॉमिक मास होता है। यहाँ क्या किया आपने सर? ऑक्सीजन का 8 क्यों लिख दिया? ऑक्सीजन का मास हम 60 लिखते रहे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर प्रोड्यूस होगा कि सर ऑक्सीजन का मास 16 होता था तो आप 8 ग्राम से कंबाइन क्यों कर रहे हो? ऑक्सीजन डायटोमिक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 है, 2 into 6 2 और 6 इसका कॉन्ट्रेशन है। यदि इसकी वैलेंसी देखें तो वैलेंसी इसकी 2 है। बाकी ये सारे के सारे जो थे ये मोनोवैलेंट थे सारे के सारे, क्योंकि इन सब की वैलेंसी क्या थी? 1 थी। इन सब की वैलेंसी 1 थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसलिए हमने इसका 8 ग्राम मास लिया है। आगे Equivalent mass of a substance is defined as mass of the substance which combine or displace 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine or 80 gram of bromine or 127 gram of iodine or 108 gram of silver। अब मैं इसके थोड़ा सा और आगे चलूं इसके ऊपर बेस्ड। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड आते हैं। इक्विवेलेंट मास को, किसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास को हम जनरली 2 मेथड से डिटरमाइन करते हैं। तो इक्विवेलेंट मास of a substance equivalent mass of a substance is determined by two methods.
मेथड तो और भी हैं, लेकिन बाय एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस डिटरमाइंड जनरली बाय टू मेथड्स, जनरली बाय टू मेथड्स। कौन कौन से दो मेथड है? एक मेथड है फर्स्ट मेथड, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, फॉर्मेशन मेथड। ध्यान से देखें, इंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, जब क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड की बात करें तो हमने कहा कोई एक एलिमेंट था ई, एलिमेंट ई, वो क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ, वो क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ और क्लोरीन के साथ कंबाइन होने के बाद उसने एलिमेंट की क्लोराइड बनाई, एलिमेंट की जो है वो क्लोराइड बनाई, एलिमेंट क्लोराइड बनाई। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि आप देखें, एग्जांपल के तौर पे यदि आप देखें तो सोडियम था, वो क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ और कंबाइन करके क्या बना गया? NaCl बना गया। ये कितनी ले ली आप? एलिमेंट क्लोरीन और ये एलिमेंट की क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन ने कहा कि मास, इसका जो मास था, मास ऑफ एलिमेंट E बराबर था x ग्राम। मास ऑफ एलिमेंट क्लोराइड जो बना, उसका मास ऑफ एलिमेंट क्लोराइड, एलिमेंट क्लोराइड जो बना वो आपके पास था y। अब बच्चों देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एलिमेंट था x ग्राम, क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ, कंबाइन होने के बाद एलिमेंट की क्लोराइड बना गया। कितनी क्लोराइड बना गया एलिमेंट की? y ग्राम। अब कहता है हमें कि फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। मैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस एलिमेंट क्लोराइड के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो क्या होगा? एलिमेंट होगा, दूसरी क्या होगी? क्लोरीन होगी। बोलो भाई, क्लोरीन होगी। तो मैं यदि यहां से ये दिखाऊं कि मास ऑफ क्लोरीन, तो मास ऑफ क्लोरीन मैं निकाल सकता हूं, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट क्लोराइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट। और समझ में आई बात? जैसे सोडियम था, क्लोरीन थी, NaCl बनाया, तो NaCl के अंदर दो ही तो चीजें हैं, एक क्या है? सोडियम है, क्लोरीन है। यदि सोडियम का मास रखा होता तो क्लोरीन का मास निकालने के लिए मैं क्या करता है? NaCl की इसके अंदर से, इसके मास में से सोडियम मास हटा देता। यही काम नहीं है। तो मास ऑफ क्लोरीन कितना हो गया? एलिमेंट क्लोराइड का मास कितना था? y, और एलिमेंट का मास कितना था? x। तो कितना हो गया? y माइनस x। बोलो भाई, y माइनस x। वापिस आ जाओ। मैं कहता हूं एलिमेंट प्लस क्लोरीन गिव्स एलिमेंट क्लोराइड, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो क्लोरीन इस एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ उसका मास कितना आ गया? y माइनस x ग्राम। बोलो यार, y माइनस x ग्राम। तो मैं यहां से कह सकता हूं y माइनस x ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विद x ग्राम ऑफ एलिमेंट। बोलो यार, x ग्राम ऑफ एलिमेंट। 1 ग्राम कंबाइन होगा x अपॉन y माइनस x ग्राम के साथ। बोलो। और इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन पढ़ी, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 35.5 ग्राम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो वही जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन हो, इक्विवेलेंट मास होता है। तो मैंने कहा y माइनस x ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विद x ग्राम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम विल कंबाइन विद x अपॉन y माइनस x ग्राम, और 35.5 ग्राम विल कंबाइन विद x अपॉन y माइनस x इनटू 35.5 ग्राम। ये आपके पास जो आया, दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट मास। ये इक्विवेलेंट मास आ गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। बोलो, क्लियर सर को? क्या आ गया? ये इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास। चलो, पहला मेथड था ये क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। सेकंड मेथड की बात करें, सेकंड मेथड की बात करें यदि हम, तो सेकंड मेथड इज ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। यदि मैं ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड की बात करूं कि
भाई ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड की यदि हम बात करें कि ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड में क्या है, आओ एक क्वेश्चन कर। एक एलिमेंट था ए, वो कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और कंबाइन होकर वो ऑक्साइड बना गया, उस एलिमेंट की ऑक्साइड बना गया, ए ऑक्साइड बना गया, ए की ऑक्साइड बना गया। मास ऑफ गिवन है, गिवन क्या है, गिवन मास कितना है इसका, गिवन मास ऑफ ए बराबर है m ग्राम और मास ऑफ ए ऑक्साइड जो बनी उसका मास है n ग्राम। नहीं समझ में आई होगा, इधर देख लो। आपके पास मैग्नीशियम एलिमेंट था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और कंबाइन होकर क्या बना गया, MgO बना। हमने कहा मास ऑफ ए, जो एलिमेंट ए है, मास ऑफ एलिमेंट ए, उसका मास कितना था, m ग्राम। मास ऑफ ए ऑक्साइड कितना था, n ग्राम था। तो ए की जो ऑक्साइड होगी उसमें दो चीजों का मास होगा, ए का मास प्लस ऑक्सीजन का मास। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं मास ऑफ ऑक्सीजन, यदि मैं निकालूं तो मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड में दोनों चीजें हैं ए और ऑक्सीजन, तो वो कितना मास उसका n ग्राम माइनस ए का मास पहले कितना है m ग्राम, कितना आ गया n माइनस m ग्राम। बोलो भाई n माइनस m ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना आ गया n माइनस m ग्राम आ गया, n माइनस m ग्राम आ गया। यदि n माइनस m ग्राम आ गया तो मैं यहां से लिख सकता हूं n माइनस m ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद m ग्राम ऑफ ए। बोलो यार m ग्राम ऑफ 1 ग्राम कंबाइंड विद m अपॉन n माइनस m ग्राम। बोलो n माइनस m ग्राम। और इक्विवेलेंट मास से आपने डेफिनेशन पढ़ी है, द मास ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ which combines with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 8 ग्राम कंबाइन होगा, 8 ग्राम कंबाइन होगा किस साथ, दैट इज m अपॉन n माइनस m इनटू 8। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, इतना ग्राम, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए। ये बच्चों दो मेथड थे आपके पास, एक मेथड था ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, दूसरा मेथड था क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। जनरली छोटे क्वेश्चंस किसी एग्जाम में, इंट्रेंस एग्जाम में यहां से आपसे पूछ सकता है, ये बात जरूर आप याद रखें। ऐसे क्वेश्चंस आपसे जो है जनरली पूछ लेगा, कहीं पर भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन आपसे, तो ये क्वेश्चंस आप जरूर याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस तब जाकर आपकी समझ में आएंगे। आगे चलते हैं। इक्विवेलेंट मास की जो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन थी उसको हमने पढ़ा, दूसरी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट मास की। यदि मैं इक्विवेलेंट मास की सेकंड डेफिनेशन की बात करूं तो इक्विवेलेंट मास की हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर n। मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर n। इक्विवेलेंट मास की हम एक सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब एक बच्चा कहता है सर ये वैलेंसी जो फैक्टर है, ये वैलेंसी फैक्टर ये क्या है। यदि इस वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो बच्चों हम इस वैलेंसी फैक्टर की बात करेंगे, बहुत से केसों में करेंगे इस वैलेंसी फैक्टर की बात। हम एसिड के केस में करेंगे, हम बेस के केस में करेंगे और साल्ट के केस में करेंगे। एसिड, बेस और साल्ट। यहां पर आज के इस टॉपिक में हम तीन तरह से बात करेंगे वैलेंसी फैक्टर की। एक बात करेंगे एसिड के बेस में, एक बात करेंगे बेस के केस में और एक बात करेंगे हम साल्ट के केस में। मैं शुरुआत कर रहा हूं, एसिड के केस में बात करें तो वैलेंसी फैक्टर को डिफाइन कर रहा हूं। तो वैलेंसी फैक्टर दैट इज इक्वल टू, एसिड का यदि केस हो तो उसमें वैलेंसी फैक्टर होता है बेसिसिटी। बेस के केस में वैलेंसी फैक्टर जो है वो होता है एसिडिटी और साल्ट के केस में वैलेंसी फैक्टर जो है दैट इज टोटल चार्ज
ऑन कैटायन, कैटायन कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। टोटल चार्ज की बात करें। अब बात उठ के आती है कि सर बेसिसिटी क्या है, एसिडिटी क्या है, ये बात आती है। तो जब बेसिसिटी की बात आए तो बेसिसिटी को डिफाइन करते हैं। बेसिसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल number of displaceable H positive ions present in an acid। किसी एसिड के अंदर कितने डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस हैं, दैट इज नोन एज बेसिसिटी। एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस इन ए बेस। किसी बेस के अंदर कितने डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस है। वर्ड मैंने यूज किया है डिस्प्लेसेबल, जो रिप्लेस हो सकते हैं, एक एक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बेसिसिटी को पढ़ेंगे बच्चों। यदि बेसिसिटी को पढ़ें कि बेसिसिटी क्या है, तो बेसिसिटी को हम पढ़ते हैं बेसिसिटी को डिफाइन करते हैं। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस इन एन एसिड। किसी एसिड के अंदर डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस कितने हैं, दैट इज नोन एज बेसिसिटी। उसको आप बेसिसिटी कहें। जैसे एग्जांपल की बात करें, HCl था, HCl डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस। तो इस Cl नेगेटिव आयंस से एक H पॉजिटिव आयंस दूसरा गया, टूट गया, डिसोसिएट हो गया। तो इसकी बेसिसिटी यदि बात करोगे तो बेसिसिटी 1। H2SO4 टूटता है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2, कितनी बेसिसिटी 2। लेकिन बहुत से केस ऐसे भी मिल सकते हैं जब H2SO4 का डिसोसिएशन कुछ ऐसे दिखा रखा हो, H2SO4 टूट जाए, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। अब देखो H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन तो 2 थे, लेकिन डिस्प्लेस कितने हुए, 1। तो डिस्प्लेस 1 हुआ तो बेसिसिटी कितनी आ गई, 1। एग्जांपल के तौर पे यदि देखेंगे तो H2SO4 था, H2SO4 NaOH के साथ रिएक्ट किया, मान लो NaOH के साथ रिएक्ट किया, क्या बना गया NaHSO4 प्लस H2O। यहां पर इस केस में देखो आप H2SO4 के अंदर 2 हाइड्रोजन थे, SO4 यहां पर अभी भी, यहां पर SO4, एक हाइड्रोजन तो अभी बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन सोडियम के द्वारा रिप्लेस हुआ, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, 1। आगे देखिए फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स आते हैं। मेनली ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होता है, यही चीजें ध्यान से देखनी है आपको। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस आते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस आते हैं, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स यानी कि एसिड्स ऑफ फास्फोरस विद ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस के एसिड्स आते हैं। यदि एसिड्स ऑफ फास्फोरस की बात करें तो आपके पास एक एसिड आया H3PO2, एक एसिड आपके पास H3PO3, एक एसिड आपके पास H3PO2, यस H3PO। अब ये जो एसिड्स आए बच्चों, इन एसिड्स का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। स्ट्रक्चर सीधी बनाऊं, तुम्हें बच्चा ऐसा मुझे कैसे पता चलेगा स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा तुम्हें कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, बात सब कुछ पता चल जाएगा। आगे सिलेबस में आती है चीजें। H3PO4 की यदि बात करें, P डबल बॉन्ड O, OH, H3PO3 P डबल बॉन्ड O, OH, H, P डबल बॉन्ड O, OH, H और H। अब बच्चों बेसिकली हमने कहा है कि एसिडिटी जो है
ऑफ एन एसिड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। कितने H पॉजिटिव आयंस डिस्प्लेस हो सकते हैं वो आपके पास उसकी एसिडिटी बेसिसिटी है, उसकी बेसिसिटी है। अब डिस्प्लेसेबल की बात क्या है? हाइड्रोजन अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट like fluorine, oxygen and nitrogen are generally displaceable। जनरली वो क्या होंगी? डिस्प्लेसेबल। जो हाइड्रोजन अटैच होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, वो जनरली डिस्प्लेसेबल। अब इसके अंदर कितनी हाइड्रोजन? ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है। इसका मतलब इसके अंदर तीनों की तीनों हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेसेबल है। बेसिसिटी कितनी होगी? बेसिसिटी होगी 3। इक्विवेलेंट मास, कोई पूछे आपसे इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4, तो वो आपके पास जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास है उसको आप 3 से डिवाइड। इसके अंदर देखें कितनी हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल है? 2, क्योंकि 2 ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है। तीसरी वाली हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ी नहीं है, फॉस्फोरस के साथ जुड़ी हुई है, ये डिस्प्लेसेबल नहीं है। जब ये डिस्प्लेसेबल नहीं है बच्चों, तो इसमें 2 डिस्प्लेसेबल बनी, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। इस केस में देखें क्या इस केस में देखोगे तो P डबल OH एक हाइड्रोजन ऐसी है जो जुड़ी हुई है डायरेक्टली उसका, तो बेसिसिटी कितनी होगी? 1। इक्विवेलेंट मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन। क्लियर से देखो, ये बात जरूर आपको याद हो, ये बात जरूर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए। चलो, ये आपके पास बच्चों बेसिसिटी की बात कर रहे थे। मैं 1-2 क्वेश्चंस इसके ऊपर से आपको करवाना चाह रहा हूं। पहले वो क्वेश्चंस करें, फिर आपके पास आगे चलेंगे एसिडिटी के। जब आप ये क्वेश्चंस करते हो, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एनालाइज। क्वेश्चन है डिटरमाइन द equivalent mass of the underline, जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन करना है। फर्स्ट पार्ट दिया है आपको H3PO4 प्लस CaOH और ट्वाइस। एंडलाइन किया इसी को किया है, गिव्स CaHPO4 प्लस 2H2। CaHPO4 प्लस 2H2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दिमाग को खोलने का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है यदि आप बहुत ध्यान से देखें तो। इस क्वेश्चन में आपका दिमाग बहुत ज्यादा खुल सकता है यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ध्यान से देखें, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि H3PO4 सरल स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O OH और OH। बोलो भाई सर, 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए? बेसिसिटी 3 होनी चाहिए 3। और इक्विवेलेंट मास कितना होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी यानी 3। ये होना चाहिए, गलत है। आप जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरीके से जाकर किसी चीज का रट्टा नहीं मार सकते। यदि आपने रट्टा मारने की कोशिश करी तो निश्चित रूप से आपकी आंखें बंद होंगी और क्वेश्चन आप बंद होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पकड़े जाते हैं। इक्विवेलेंट मास का बेसिक कॉन्सेप्ट था इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए जब गए थे तो एसिड के लिए थी बेसिसिटी, और बेसिसिटी को डिफाइन किया था नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। यहां पर आजी इसी लीजिए आप क्वेश्चन। H3PO4 था, 3 हाइड्रोजन थी, PO4 के साथ 3 हाइड्रोजन थी। यहां पर ये PO4 वाला देखो कहां पर है, ये कितनी हाइड्रोजन बची? 1। कितनी हाइड्रोजन बची? 1। इसका मतलब कैल्शियम जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है उसने 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। अरे H3PO4 था, 3 हाइड्रोजन थी, अब कितनी बच गई? 1 हाइड्रोजन बच गई। कितनी हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी? इसके से 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी, तो इसका वैलेंसी फैक्टर जो बना वो वैलेंसी फैक्टर 2 बना 2। कभी आंख मीच के रख लो कि सर ने कहा था H3PO4
तो भाई 3 नहीं, बिल्कुल नहीं 3। जितने डिस्प्लेस होते हैं उतने, हो सकता है 3 था, पॉसिबिलिटी थी कि 3 दे सकता है मैक्सिमम, लेकिन मन नहीं किया, दूसरे नहीं मांगे, दूसरों को 2 की जरूरत थी तो 2 दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैलेंसी फैक्टर 2। तो आप इसका इक्विवेलेंट मास बराबर मोलिकुलर मास अपॉन 2, मोलिकुलर मास 1 into 3 plus 31 plus oxygen 16 into 4, 64, 31 और 3, 8, 98, 98 upon 2 that is equal to 49। क्लियर है भाई, सभी क्लियर हो? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। इसी का अगला पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट कर दिया हम, इसी का बी पार्ट करें अभी हम। तो बी पार्ट के अंदर यदि बी पार्ट देखें, इसी का बी पार्ट, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, तो बी पार्ट में हमें कहा गया है, बी पार्ट जो है उसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है S3PO4 प्लस 3NaOH gives Na3PO4 प्लस 3H2, और एक पार्ट दिया गया हमें, इसी का सी पार्ट और लिख लेता हूं मैं, सी पार्ट एक साथ समझ लेंगे। S3PO4 प्लस NaOH gives NaH2PO4 प्लस H2। एक पार्ट आपने देख लिया, 2 पार्ट होकर निश्चित रूप से ध्यान से देखेंगे तो दिमाग आपका 100% खुल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट 100% आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा यदि आप ध्यान से देखें। S3PO4 प्लस 3NaOH, 3 आया, अभी बनाया था P डबल बॉन्ड O OH OH OH। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 3 हाइड्रोजन दे सकता है, पॉसिबिलिटी। अब बाकी खेल डिपेंड करेगा कंडीशन ऑफ रिएक्शन के ऊपर। S3PO4 कहां पर था, ये था, इसमें देखो प्रोडक्ट साइड में ये रहा, PO4 अकेला बच गया, एक भी हाइड्रोजन साथ नहीं बची, इसका मतलब तीनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी, इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर 3 आ गया। इक्विवेलेंट मास मोलिकुलर मास अपॉन 3 आ गया, S3PO4 का भी निकाला था 98 अपॉन 3 आ गया। बोलो तीसरा के सी पार्ट, S3PO4 था, फाइनल PO4, इसमें देखो प्रोडक्ट साइड में कहा है ये री, कितने हाइड्रोजन साथ हैं, अभी भी 2 हाइड्रोजन साथ हैं, इसका मतलब कितना खोया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया, तो वैलेंसी फैक्टर 1। इक्विवेलेंट मास बराबर मोलिकुलर वेट अपॉन 1। क्लियर, मोलिकुलर वेट अपॉन, सभी क्लियर होगा? ये आपके पास बच्चों इक्विवेलेंट मास का कांसेप्ट था, और आगे से थोड़ा सा और देखें। यदि आप थोड़ा सा और देखेंगे, एक क्वेश्चन इसी का और कर रहे हैं, एंडरलाइन का ही एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम। डी पार्ट है, डी और ई 2 पार्ट और करवा रहे हैं, डी और ई पार्ट करवा रहे हैं, देखेंगे आप ध्यान से। डी और ई पार्ट जब करें आप तो 2H2 प्लस O2 gives 2H2, एंडरलाइन है इस बार O2। दूसरा है 2CuSO4 प्लस 4Ki gives Cu2I2 प्लस K2SO4 प्लस I2, एंडरलाइन है इसमें CuSO। चलो बच्चों देखें, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिस बच्चे ने याद किए हैं, जिस बच्चे ने बेसिक चीजों को समझा है, उस बच्चे के लिए चीजें आसान है। हमने इक्विवेलेंट मास की बहुत सी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट which combined with 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, पहले डेफिनेशन पढ़ी थी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यदि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में देखें, इस वाले टॉपिक के अंदर देखें आप, इस वाले टॉपिक में जब आप देखेंगे तो 2H2 2 मोल H2, 1 मोल का मास 2 ग्राम, तो 2 into 2 that is equal to 4 ग्राम। 4 ग्राम एंडलाइन कौन है, ऑक्सीजन, इसका इक्विवेलेंट मास कितना है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद कितना मोल ऑक्सीजन का, 1 मोल, विद 1 मोल का मास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कोई बोलो यार, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम कंबाइंड विद 32 अपॉन 4 that is 8 ग्राम,
और y यही तो बराबर था इक्विवेलेंट मास की, क्योंकि इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन क्या थी? इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। चलो क्लियर। दूसरा इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन में एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करवाऊं तो इक्विवेलेंट मास ऑफ द एलिमेंट व्हिच कंबाइन और डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन या फिर 127 ग्राम ऑफ आयोडीन। बोलो 127 ग्राम ऑफ आयोडीन। इस क्वेश्चन का वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है। यदि मैं यहां से बात करूं तो ये 2 मोल है, 1 मोल का इसके 2 मोल का मास निकालें, कॉपर का 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन होगी 64, 5 4 6 9 159.5, 2 मोल है तो 2 into 159.5 ग्राम। बोलो भाई। और यहां पर आयोडीन का I2 बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। 1 का मास आयोडीन का 127 है तो 2 का कितना हो गया? 127 into 2 ग्राम। मैं कह सकता हूं कि यहां से 2 into 127 ग्राम of I2 is displaced by 2 into 159.5 ग्राम of CuSO4। बोलो यार CuSO 1 ग्राम 2 into 159.5 upon 2 into 127 और डेफिनेशन which displace 127 ग्राम of iodine। तो 127 ग्राम of iodine is displaced by 127 ग्राम of iodine displaced by 159.5 upon 127 into 127। बोलो कितना आ गया? 159.5। यानी जो इसका मॉलिक्यूलर मास था वही इसका क्या आ गया? इक्विवेलेंट मास आ गया। फ्रेंड्स बहुत मजबूत टॉपिक है, बहुत मजबूत सा टॉपिक है इक्विवेलेंट मास का। एक पार्ट तो आ गया, इसके 2-3 पार्ट बनेंगे, मैं 2-3 पार्ट्स में इसको आपको करवाऊंगा कंप्लीट, आप पढ़ते रहिए। एक चीज बच्चों मैं और आप लोगों से बात करना चाहता, बहुत से बच्चे मेरे पास नोट्स भेजते हैं, फिर वो साथ साथ में लिख के भेजते हैं, सर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं करवाया, आपने वो नहीं करवाया। भाई सीधी सी बात है, मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का। पिछले 10-12 साल से मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों को आपके स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का। जो कुछ मैं करवा रहा हूँ पहले उसको आप पढ़ते रहिए और उसको बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए उस चीज़ों को। जो नहीं हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हुई, कैसे ला नहीं हुई, वो एक टाइम आएगा जब उनको भी हम पढ़ाएंगे, आप लोगों को वो भी पढ़ा दी जाएंगी। लेकिन पहले मॉल शुरू किया तो फिर पहले मॉल की बाल की खाल निकाल ली। अब मैंने शुरू में कहा था कि मेरा पढ़ाना आप लोगों को +1 के लिए नहीं पढ़ाना, मुझे कभी भी जिंदगी में नहीं पढ़ाया +1 के लिए। मेरा पढ़ाना आप लोगों को नीट के लिए, जेई मेंस, जेई एडवांस के लिए है। वो कॉन्सेप्ट तैयार क्यों होंगे जब बार बार लेक्चर्स को देखेंगे। और दूसरी बात, जिस बच्चे को ने लेट पढ़ना शुरू किया हो उससे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर अपने ये लेक्चर्स पीछे से देखता रहे, मोल कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 6 से देखता रहे, तब जाकर सारे देख लोगे तो चीजें आपको क्लियरली आने लगेंगी, क्लियर समझ आएंगी। मैं बार बार आप लोगों को आगे कर रहा हूँ, 4 मई को पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, कोचिंग में बैठेगी, आप लोग भी बैठेंगे, पूरा स्कूल बैठेगा, रेवाड़ी स्कूल बैठेगा, दारूहेड़ा सारे ग्रुप बैठेगा पूरा। और उस टेस्ट में जिस बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है वो निश्चित रूप से नजरों में आएगा, सभी के नजरों में आएगा, उसके माँ बाप भी खुश होंगे, हम लोग भी खुश होंगे, और उस बच्चे के अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होकर निकल के आएगा कि यस आई कैन डू। और देर केवल इसी बात की है, जिसने ये सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ वो कर देता है, वो कर देता है, सिर्फ सोचने भर की कसर है। आप सोचोगे तो निश्चित रूप से आप जीत जाओगे, आप जीत जाओगे। इसी कामना के साथ कि सभी पढ़ेंगे। एक बात, जो बच्चा पढ़ रहा है वो जरूर मेरे कांटेक्ट में रहे। जिस बच्चे को पीछे के कोई लेक्चर नहीं मिला हो वो जरूर मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, सर ये मेरे पास ये लेक्चर भेज दो, हम भेज देंगे, उसके पास कोई बात नहीं। और जो बच्चा पढ़ रहा है वो अपने नोट्स जरूर भेजे। हर बच्चा कांटेक्ट में रहे, अच्छा रहता है, जान जाते हैं उस बच्चे को, लगता है कि यस ये बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन अननेसेसरी चीजों के लिए कांटेक्ट में बिल्कुल ना आए कि सर
मेरे लिए आपने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं करवाया, आपने वो नहीं करवाया, वो मुझे भी पता है मैंने क्या करवा दिया क्या नहीं करवाया, वो टाइम के साथ साथ मैं सब कुछ करवा दूँगा। जिस चीज़ की जागरूक होगी वो अपने आप करवाते रहेंगे। तो पढ़ते रहेंगे, सभी अच्छे से पढ़ेंगे, इस लेक्चर को देखेंगे, इस लेक्चर के नोट्स कंप्लीट करेंगे, फिर मेरे पास भेजेंगे। तब तक के लिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।